Good morning, everybody. Today we will start a very familiar and known chapter, that is cell. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो फटाफट से जवाब देंगे. So what is cell? How do you define a cell? Cell is a structural and functional unit of life. Smallest structural and functional unit of life. What do we mean by that? सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो गया? अगर हम किसी भी बॉडी को, लिविंग बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम किसी भी बॉडी को डिवाइड करते जाएंगे, अल्टीमेटली यू विल रीच अ स्टेज जहां फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है एज अ यूनिट. ठीक है, तो दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. देन it is structural and functional unit. Structural and functional unit. Structural मतलब क्या? एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है, सारी उसकी जो फ्लोर्स हैं उसमें बहुत सारी वॉल्स है, सीलिंग है, फ्लोर है, सब कुछ है, और सारी वॉल्स किसकी बनी हुई है? ब्रिक की. तो ब्रिक हो गया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट. आपको मॉल बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? ब्रिक. वैसे ही इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, algae, fungi, bacteria, whatever, structural unit is cell. It is also the functional unit. Functional unit का मतलब क्या है? जितने भी functions एक living organism शो करते हैं, respiration, digestion, reproduction, whatever functions are exhibited by living organisms, all of them take place in the cell. अगर cell नहीं होगा तो एक भी functions नहीं होंगे. So the definition again, cell is the smallest structural and functional unit of life. इसको अच्छे से याद रखेंगे. ओके, सबसे पहले सेल किसने देखा था? देखो, एवरीबडी न्यू दैट देयर इज सम बेसिक यूनिट. जैसे सेल में लोगों ने एटम डिस्कवर किया, वैसे एवरीबडी न्यू दैट देयर इज सम बेसिक यूनिट. पर सबसे पहले एक लिविंग सेल किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. ही सॉ द फर्स्ट लिविंग सेल व्हिच वाज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है? वेरी स्मॉल. तो उसको क्या चाहिए होगा वो देखने के लिए? माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. तो visibility of cell was only possible after discovery of microscope. Okay, Robert Hooke ने क्या किया था? He discovered the cell in cork cell. Plant anatomy पढ़ा था, उसमें secondary growth पढ़ा था. cork cell कैसा है? living है या dead है? dead है. It is due to secondary meristematic tissue. So he simply took the cork cell and tried to observe it under the microscope. तो उसने देखा कि आप कोई भी living material ले लो, वो छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ है. And that is why this name cell was given. तो दो नाम याद रखेंगे, Anton van Leeuwenhoek and who is the other one? Robert Hooke. So these are the cork cells that he observed under the microscope. Okay. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है a typical plant cell. प्लांट है या एनिमल है, कैसे पता चलेगा ये बताओ पहले तो. सेल वॉल से. सेल वॉल दिख रही है क्या? सेल वॉल दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है. दिख रही है या नहीं दिख रही है? अच्छा, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? चलो, तो बता सकते हो ये कौन सा सेल हो सकता है? एनिमल सेल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज दिख रही है जो टिपिकल एनिमल सेल में नहीं होती है, ये वाली फ्लैजिलम. सारे एनिमल सेल्स में नहीं होता है, कुछ कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स? ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्म इज द फ्लैजिलेटेड सेल. उसको स्विम करके जाना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, इसलिए उसको फ्लैजिला चाहिए होता है. सो दैट इज फॉर लोकोमोशन. फंक्शन क्या है फ्लैजिला का? लोकोमोशन. ओके, अब यहाँ इस सेल में हमको न्यूक्लियस दिख रहा है ना? कलर सही नहीं है न्यूक्लियस के लिए. लेट मी टेक दिस कलर. तो यहाँ क्योंकि मुझे न्यूक्लियस दिख रहा है, ये सेल कैसा होना चाहिए?
प्रोकैरियोटिक होना चाहिए या यूकैरियोटिक होना चाहिए? यूकैरियोटिक, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक है। जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एज वेल एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वो प्रिमिटिव कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो वो प्रिमिटिव कैरियन, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला मतलब के प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, और क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहे हैं, बट राइबोसोम्स आर जस्ट स्मॉल, वेरी स्मॉल बॉडीज। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली ऑर्गन्स मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, लेकिन दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं विच आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। कौन से? राइबोसोम्स, और one is ribosomes which are not membrane bound, they are scattered here and there in cytoplasm, और दूसरा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन आता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अनदर वन इज गोल्गी apparatus। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे थोड़े मेम्ब्रेन बाउंड सेक हैं ऐसे, ठीक है ना, और थोड़े थोड़े वेसिकल्स हैं। तो गोल्गी बॉडी इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ वेसिकल्स एंड दिस काइंड ऑफ सैक। ओके, फंक्शन वगैरह बाद में पढ़ेंगे, पैकेजिंग होता है जनरली इसका फंक्शन, और दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। प्लांट सेल में उसको क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज को प्लांट सेल में एक अलग नाम है, सॉरी, ड्यूटेरोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स बोलते हैं जहां तक मुझे पता है, राइट? आई डोंट नो इफ शायद ड्यूटेरोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स कैन बी सेम और डिफरेंट। ड्यूटेरोसोम एंड पेरोक्सीसोम, I have given a wrong information and I'm really sorry for that। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि गोल्गी बॉडीज को प्लांट सेल में क्या कहते हैं? उनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। मैंने एक ऑर्गेनल का नाम बताया आपको, पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स, ऑक्सी से आप समझ जाइए कि इसका जो फंक्शन है उसका लेना देना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से है। पेरोक्सीसोम्स दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल। इसका काम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना वाटर से। सो बेसिकली यूजिंग ऑक्सीजन एज द सबस्ट्रेट, it converts water into hydrogen peroxide। तो इसका लेना देना है रेडॉक्स रिएक्शन से। आई एम सॉरी टू कंफ्यूज यू, अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि गोल्गी बॉडीज को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं। ओके, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टे। इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन, मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करना। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। देन कमिंग टू लाइसोसोम्स। लाइसोसोम कौन सा एंजाइम होता है लाइसोसोम में? जो आपको बैक्टीरिया से बचाता है। लाइसोसोम्स हैव एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम विच इज नोन एज लाइसोजाइम। टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। हाउ डज इट हेल्प इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया? इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो एंड ऑल्सो डाइजेस्टिंग फेगोसाइटिक सेल्स। देखो, अगर आपकी बॉडी में कुछ फॉरेन मटीरियल, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो उसको बाहर निकालना जरूरी है, किल करना जरूरी है। तो उसका क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। उसके बाद whatever content is there, it has to be digested। उसको रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम में, क्योंकि वो अनवांटेड है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम will produce hydrolytic enzymes which are known as lysozyme। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं ये लाइसोजाइम बेसिकली क्या करते हैं। देखो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है?
पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसमें दो तरह के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से? NAM और NAG। ये दोनों मिला के बैक्टीरिया का कैप्सूल बनाते हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट एंटर्स इनटू योर सिस्टम। अब इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। NAM और NAG के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये जो हमारा लाइसोजाइम है वो इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इसका जो कैप्सूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग योर स्किन। फिर क्या होगा? द बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव। तो बिकॉज लाइसोजाइम is able to digest, is able to break glycosidic bond, उसकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये कहाँ होगा? सलाइवा में होगा और टीयर्स में होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जैसे ही मैं आपको पूछूंगी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ देता है, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अमाइलेज आएगा, है ना, सलाइवरी अमाइलेज। पर जो बैक्टीरिया को किल करता है वो क्या है? वो लाइसोजाइम है, जो प्रोड्यूस होता है लाइसोसोम में। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। फिर ये हो गया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट कौन से सेल्स में होता है? एनिमल सेल्स में या प्लांट सेल में? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल का काम है सेल डिवीजन। ये रहे पेरोक्सीजोम जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। देन फ्लैजिलम जो मैंने कहा लोकोमोशन के काम आता है। अच्छा, अब हर एक सेल का एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट करना है चीजों को यहां से वहां। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो ये रहा, पूरे सेल में फैला हुआ है, यहां से लेके यहां तक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा ये। ठीक है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, एक है रफ और दूसरा है स्मूथ। रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट है। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देखो यहाँ पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वहां पे उसका काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे वेयर राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, इसका काम क्या हो गया? लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। जाने अनजाने में हम इतनी सारी चीजें इंजेस्ट करते हैं जो शायद टॉक्सिक हो सकती है। वो जो चीजें हमने इंजेस्ट करी हो सकता है वो टॉक्सिक नहीं है, बट दे आर अंडरगोइंग सो मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। हो सकता है उसमें से कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस हो गया, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया है, हमको पता है कौन से दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स, RNA एंड DNA। और हमारा जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? DNA है, जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ओके, लाइसोसोम्स, फ्लैजिलम और सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। There is one more thing which is known as cytoskeletal elements. जैसे मैंने बताया कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे कुछ होना चाहिए सेल को सपोर्ट देने के लिए, है ना। सेल बेचारा बहुत फ्रेजाइल सा, बहुत सॉफ्ट सा है, सो उसको सपोर्ट करने के लिए साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो तीन तरह के हो सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका काम है सेल को सपोर्ट करना, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ओके, जो बाकी बचा, सपोज मैंने सेल में से सारे सेल एक्चुअली बेसिकली इज लिविंग बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म।
तो अगर मैंने सेल में से सारे एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई शुड राइट इट अगेन, तो सेल इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से ऑर्गेनल्स बताओ, नाम लो ऑर्गेनल्स के। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो अलग से पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सीजोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, ठीक है। तो अगर मैं सारे ऑर्गेनल्स निकाल लूं तो क्या रह जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में खाली साइटोप्लाज्म रह जाएगा। मैंने न्यूक्लियस भी निकाल लिया, ऑर्गेनल्स भी निकाल लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल लिया, तो जो फ्लूइड बचेगा वो होगा साइटोप्लाज्म। अब आप देखो कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, फ्लूइड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है वो किस मीडियम में हो रही है, एक्वियस मीडियम में हो रही है। अगर आपने सेल को डिहाइड्रेट कर दिया तो वो सेल की डेथ हो जाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करोगे हाइड्रेटेड रहने के लिए, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सारा पानी पियोगे, बहुत सारे फ्रूट्स खाओगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाओगे, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, मैदा वाला पिज्जा बर्गर कम खाओगे, खाओ लेकिन कम खाओ, और अकेले बिल्कुल मत खाओ, मुझे भी खिलाओ। ओके, सो दैट इज सेल इन अ नटशेल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेल थियरी। सेल थियरी सबसे पहले किसने प्रपोज की, श्रीडन एंड श्वान। अजीब अजीब से नाम है क्योंकि शायद जर्मन साइंटिस्ट हैं। सो श्लीडन, हमारे साइंटिस्ट के नाम उन लोगों को अजीब लगते होंगे, वो लोग सोचते होंगे ये क्या नाम है, हरगोविंद खुराना, उनको वो मार्शियन जैसे लगते होंगे। सो एनीवेज, श्लीडन एंड श्वान, उन्होंने एक सेल थियरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells and the product of cell। अभी आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हमको तो पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल, पर ये बात कब की हो रही है, 1838 की हो रही है, जब लोगों ने सेल शायद सबने देखा भी नहीं था, शायद सबको पता भी नहीं था कि सेल में ही सारी एक्टिविटीज हो रही है। सो दे सेड इफ एनीथिंग इज लिविंग, कंडीशन नंबर 1 क्या है, इट शुड बी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट ऑल्सो विल कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, एटीपी या जो भी उसने स्टोर करके रखा हुआ है। अनदर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात मेरे ख्याल से रुडोल्फ वर्शो ने बताई थी। रुडोल्फ वर्शो ने बताया कि सेल्स कहां से आते हैं, न्यू सेल्स कहां से फॉर्म होते हैं, they can only form from pre-existing cell। उनकी भाषा में कैसे कहा, omnis cellula e cellula, मतलब सेल में से ही नया सेल बनेगा। अगर मैं सपोज सेल को एनालाइज करूं, पूरा एनालिसिस निकाल लो मैं सेल का, उसमें कार्बन कितना, नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, फास्फोरस कितना, वो सारी चीजें मैं उसी प्रपोर्शन में मिक्स कर दूं एक टेस्ट ट्यूब में, तो क्या मैं सेल बना सकती हूँ, मैं सेल नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि सेल डिवीजन के प्रोसेस से बनता है और उसके लिए एक प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए होता है। पेरेंट सेल में से ही डॉटर सेल बनेगा, इट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो पहला सेल कैसे बना, है ना, अगर सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही बन रहा है तो पहला वाला कैसे बना, इवॉल्व होके बना। अलग से एक थियरी ऑफ इवोल्यूशन है जो बताती है कि पहले कोसर्वेट्स बने, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, फिर बाद में उसमें प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आई, फिर उसमें प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन आई, ऐसे करते 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 पहला लिविंग सेल बना। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। 12th स्टैंडर्ड में है ये चैप्टर। ओके, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओवरव्यू ऑफ द सेल। अभी बताया था मैंने सेल बेसिकली किसका बना हुआ है, चलो आप बताओ सेल बेसिकली किसका बना हुआ है? So there is my this thing I can't see only. हाँ, it is here. किसका बना हुआ है? नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर नंबर 2 न्यूक्लियस, फिर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सबको इकट्ठा कर, सॉरी नॉट प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और सबको इकट्ठा करके बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्लांट सेल में ऐसी कौन सी चीज है जो एनिमल सेल में नहीं है? सेल वॉल। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल वॉल प्लांट में है पर एनिमल में नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों प्लांट को सेल वॉल की जरूरत पड़ गई? अच्छा मुझे ये बताओ, प्लांट में स्केलेटल सिस्टम होता है क्या? नहीं होता। बोन्स नहीं होते? आपके अंदर होते हैं? यस। क्या काम करते हैं स्केलेटल सिस्टम और बोन्स? सपोर्ट देते हैं, शेप देते हैं, और क्या काम करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। प्लांट्स दोनों चीजें नहीं करते ना। ओके, ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या क्या पढ़ा हमने सेल में? बहुत सारी चीजें अब रिपीट करेंगे, जवाब देते जाइए फटाफट। सो सेल किसका बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। प्लांट में सेल वॉल दी हुई है। सेल वॉल क्यों दी हुई है? क्योंकि वहां पे बोन्स नहीं है, तो बोन्स नहीं है तो उसको रिजिडिटी, स्ट्रक्चर, शेप कौन देगा? सेल वॉल देंगे, बिकॉज सेल वॉल इज द हार्ड कंपोनेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट को सीधे क्यों खड़ा रहना है? अगर सीधे नहीं खड़ा रहा तो क्या होगा? सनलाइट हार्नेस करने के लिए, करेक्ट, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है। तो अगर फोटोसिंथेसिस करना है, मेरी लाइंस आड़ी टेढ़ी जा रही है, एक मिनट रुक जाओ। तो अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम सनलाइट को हार्नेस कर पाए। तो सेल वॉल का काम है टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल, ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन आल्सो। दैट सेम सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स because we have other things for the same purpose. Okay, most important thing is plasma membrane. क्या है plasma membrane? outermost covering of the cell. अब देखो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग, पर प्लांट सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगी? सेल वॉल। इसी तरह से जब बैक्टीरिया की बात करोगे तो आउटरमोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगी? ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि बैक्टीरिया का कैप्सूल बनाता है, जो मैंने आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है, NAMN NAG। तो प्लांट में सेल वॉल, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बैक्टीरिया में कैप्सूल। ये कैप्सूल कभी कभी जब सॉफ्ट एंड स्लाइमी होता है तो उसको स्लाइम लेयर भी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में या तो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल हो सकता है, हार्ड होगा तो कैप्सूल, सॉफ्ट होगा तो स्लाइम लेयर। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? एक बाउंड्री बना देना कि भाई यहां से सेल शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। सो इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियस की, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जब प्रैक्टिकल्स करोगे, सेक्शन लोगे, सेल देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो सबसे क्लियर क्या दिखेगा? न्यूक्लियस दिखेगा। कितना भी गंदा सेक्शन निकालोगे, सबसे क्लियर न्यूक्लियस दिखेगा। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में? 2 pairs of how many chromosomes? 44. 23 pairs, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका है 46, जिसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स है मतलब वो मेल और फीमेल में सेम होती है। देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स में होगी XX और मेल में होगी XY। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? जेनेटिक मटेरियल के। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मोस्टली इट इज DNA।
पर कुछ कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आपका फेवरेट वाला वायरस कोरोना वायरस, सबका फेवरेट है ना, है या नहीं है? आपको इतना आराम दिया, घर पे बैठने दिया, आराम से सोते सोते क्लासेस अटेंड करो, खाते खाते क्लासेस अटेंड करो, ना भी करो खाली लॉग इन कर दो। सो आई विल हियर ऑल क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम स्टूडेंट्स फर्दर। सो कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। देयर इज अ क्लास ऑफ वायरसेस जिसको बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। तो रेट्रोवायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज डीएनए। एचआईवी भी एक रेट्रोवायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। ओके, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे हुए हैं, क्या डूबा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कौन से नाम बताओ, चलो जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये दोनों की बात हमने अभी तक नहीं की है। ओके, माइक्रोबॉडीज या तो सेल इंक्लूजन्स, कुछ कुछ चीजें स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स इज अगेन फॉर स्टोरिंग। और जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में कभी कभी 90% ऑफ द स्पेस इज टेकन अप बाय वैक्यूल। तो इसकी वजह से बाकी सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनल्स पुश हो जाते हैं बाउंड्री की तरफ, क्योंकि वैक्यूल ने सारा स्पेस ले लिया। अगेन वैक्यूल का काम वही है, सेल को टर्जिड रखेगा, प्लांट सेल को। सो इट विल मेंटेन द टर्जिडिटी। जैसे बलून में हम पानी भर देते हैं तो वो टर्जिड हो जाता है, तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, शेप मेंटेन हो जाता है उसका। सेम फंक्शन इज डन बाय वैक्यूल इन प्लांट सेल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इफ दे आर प्रेजेंट दे विल बी स्मॉल, दे विल नॉट बी एज लार्ज एज इन प्लांट सेल। राइबोसोम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। पर राइजोसोम में मेम्ब्रेन्स नहीं है, ये ऐसे ही स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। दोनों जगह प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है। ओके, अब राइबोसोम्स, ये बात ध्यान से सुनना, राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिजम्स हैं। क्यों स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि दीज आर सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। सेमी ऑटोनॉमस मतलब मोदी जी की भाषा में आधे आधे आत्मनिर्भर। ऑल अदर ऑर्गेनल्स विल डिपेंड ऑन न्यूक्लियर डीएनए फॉर देयर प्रोटीन। जो भी प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, वो कैसे बनेंगी, डीएनए की इंफॉर्मेशन से बनेगी। ऑर्गेनल्स के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, पर क्लोरोप्लास्ट और डीएनए के पास, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है। मतलब ये आत्मनिर्भर है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। कौन से ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। कुछ थियरीज ऐसा भी कहती हैं कि सेल के अंदर एक बैक्टीरिया था जो सिम्बायोइंट के जैसे रह रहा था और वो बैक्टीरिया बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। सो इट वाज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट, सेल इनसाइड द सेल, जो कि बाद में माइटोकॉन्ड्रिया या तो क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो दो ऑर्गेनल जिसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसे बनाना है, राइबोसोम्स के अंदर मशीनरी है कि प्रोटीन कैसे बनाना है। तो ये दोनों अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। क्लियर है? ओके,
Coming back to the cell, animal cell contains centriole and this is also non-membrane bound. तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दो ऑर्गेनल्स जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है, कौन कौन से? राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन. ज्यादा कुछ इसके बारे में जानना नहीं है, इसका असेंबली जानेंगे, बट और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन इसकी रिक्वायर्ड नहीं है. सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं कैसे? जब सेल डिवीजन होता है तो सारे क्रोमोसोम्स ऐसे इक्वेटर पे लाइन हो जाते हैं, उनको पुल करना पड़ता है एंड पे, ताकि आधे क्रोमोसोम यहाँ चले जाए, आधे क्रोमोसोम यहाँ चले जाए. तो अब आधा जेनेटिक मटेरियल यहाँ, आधा जेनेटिक मटेरियल यहाँ. तो जब क्रोमोसोम्स को पुल करना होता है तब सेंट्रियोल्स की जरूरत पड़ती है. ओके, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. इसको PPLO भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. माइकोप्लाज्मा बोलो या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलो, इट इज वन एंड द सेम. लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है, आप देख सकते हो उसको, लेकिन वो सिंगल सेल है. ठीक है, एग भी सिंगल सेल है, स्पर्म भी सिंगल सेल है, जाइगोट भी सिंगल सेल है. ठीक है, याद रखना, जाइगोट इज यूनिसेल्यूलर. तो लार्जेस्ट सेल हो गया एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. बट लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट सेल होगा नर्व सेल, जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है. लंबे लंबे होते हैं क्योंकि उसका काम क्या है? उसका काम है मैसेज यहाँ से वहां पहुंचाना, तो इट हैज टू बी लॉन्गेस्ट सेल, है ना. सो नर्व सेल या तो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, कंडक्शन करते हैं मैसेजेस का. स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल है RBC. क्यों स्मॉल है? क्योंकि उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, जगह जगह पहुंच के ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. अगर वो बड़ा होगा, बल्कि होगा, तो कैपिलरीज में से पास कैसे होगा? तो एक चीज हमने देखी, सेल का शेप और सेल का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है. अगर मैसेज पहुंचाना है तो लंबा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैपिलरीज में से पास होना है तो छोटा है, राइट. तो द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल शेप डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन. बच्चों वाला चैप्टर है, एकदम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. स्मॉलेस्ट सेल ये रहा. ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये व्यू है माइक्रोस्कोप के अंदर से जो दिखता है. देखो इतना छोटा सा है मैग्नीफाई करने के बाद भी. सो आफ्टर मैग्निफिकेशन भी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक माइकोप्लाज्मा नहीं है, वो माइकोप्लाज्मा कॉलोनी है. मतलब उसके अंदर कितने सारे माइकोप्लाज्मा है. ठीक है, ये रहा लार्जेस्ट सेल, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. तो एग ऑफ द ऑस्ट्रिच का अगर ऑमलेट बनाया तो कितने लोग खा सकते हैं? 5 लोग खा सकते हैं. ज्यादा एपेटाइट नहीं है तो खा सकते हैं. ये है आपके RBCs, वेरी क्यूट लुकिंग, बाइकॉन्केव इन शेप. अच्छा, सबके RBCs बाइकॉन्केव होते हैं या एक्सेप्शन भी है? एक्सेप्शन है. चौहान साहब अपना कॉमन सेंस लगा रहे हैं, नेटवर्क आ गया. हाँ, तो क्या है एक्सेप्शन? मतलब मैडम पूछ रही है तो हाँ, तो क्या है एक्सेप्शन? एम्फीबियंस के RBC, एम्फीबियंस, ओके, एम्फीबियंस के RBC बाइकॉन्केव नहीं होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं. बाइकॉन्वेक्स मतलब इडली जैसा, ऐसा, और बाइकॉन्केव मतलब मेंदू वड़ा जैसा, ऐसा. ठीक है, तो सबके RBCs, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, एव्स हैं, सबके बाइकॉन्केव हैं. खाली किसके बाइकॉन्वेक्स है? एम्फीबियंस के बाइकॉन्वेक्स है. वो मुझे नहीं पता. इनफैक्ट एक और शायद उनके ब्लड वेसल्स में से वो आसानी से पास होते होंगे. वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा फर्क है नहीं एम्फीबियंस का और मैमल्स का, खाली हार्ट में फर्क है. बताओ हार्ट में क्या फर्क है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है. ओके, क्या बोलने जा रही थी मैं? कुछ तो हाँ, RBCs न्यूक्लिएटेड होते हैं या बिना न्यूक्लियस के होते हैं?
जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसका न्यूक्लियस चला जाता है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्लड में आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं? न्यूक्लिएटेड आरबीसी किसके होते हैं? सो न्यूक्लिएटेड आरबीसी किसके होते हैं? न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं मैमल्स में कैमल के और एम्फीबियंस के भी। सारे एक्सेप्शंस याद रखेंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। वर्ड आपको पहले ही समझा दिया है। प्रो मतलब प्रिमिटिव है ना, प्रो मतलब प्रिमिटिव। और कैरियन, कैरियोटिक शब्द आया कैरियन में से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कैसे वेल डिफाइंड हुआ? क्योंकि उसके आसपास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है इसका जेनेटिक मटेरियल, खुला पड़ा हुआ है विदाउट एनी पैकेजिंग, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस की जगह क्या है? न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड रीजन है। हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स का क्रोमोसोम है वो कैसा है? मोर देन वन एंड लीनियर। ऐसे लंबे लंबे क्रोमोसोम है, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास दे हैव जस्ट वन सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम्स। जब आप 12th में आएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम तो है, पर ये जितना भी क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा काम का है। ऑल ऑफ इट इज मेड अप ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, बहुत सारा क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो है जंक डीएनए। जंक डीएनए मतलब वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है। कुछ सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं, दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, बट फिर भी वो प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर और वहां पे लीनियर एंड मोर देन वन। साइज देखो, प्रोकैरियोट की साइज छोटी होगी। साइज किस में मेजर करोगे? माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब कितना? 10⁻⁻⁶। तो इट इज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे 5 to 100 माइक्रोमीटर। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स इतने बड़े होते हैं कि आप इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स शायद दिख जाए पर उतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। अनदर डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज और क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना, बहुत सारे। सेल डिवीजन यहाँ पे कैसे होगा? सिंपल फिजन। एक सेल है, टूट के 2 सेल बन गया, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। या तो सिंपल फिजन, दैट इज एमाइटोसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होगा? माइटोसिस एंड मियोसिस। इसका मतलब ये है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और उसके भी 2 तरीके हैं, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। अगर 46 क्रोमोसोम थे तो 2 सेल मिलेंगे, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम है। मियोसिस रिडक्शन सेल डिवीजन है। अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो अब जो 2 सेल बने, एक्चुअली सेल 2 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे यहाँ पे, और उन सब के पास आधा, 46 का आधा 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। कहाँ होता है, क्यों होता है, पढ़ेंगे बाद में। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, यूकैरियोट्स में होगा। राइबोसोम्स रैंडमली स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में और छोटे छोटे हैं। राइबोसोम्स की साइज भी देखेंगे बाद में हम। उसकी साइज मेजर होती है एस में, स्वेडबर्ग यूनिट में। तो यहाँ पे छोटे हैं, यहाँ पे बड़े हैं, एंड दे कैन बी आइदर फ्रीली प्रेजेंट और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एग्जाम्पल याद रख लेंगे। बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया अभी पढ़ेंगे आगे, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। राउंड है तो कोकस,
रॉड जैसे है तो बेसिलियस, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो, ऐसे ऐसे है तो स्पाइडिलम। ठीक है। यूकैरियोट कहाँ से शुरू होते हैं? एनिमल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है। यूकैरियोटिक सेल कहाँ से शुरू हुए? प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, अलगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे के सारे हैं यूकैरियोटिक सेल्स।